गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी डिमांड पर आज मैं डिस्कस करूंगी डिज़ार्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इनके डिफरेंस में प्रॉब्लम होती है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। और जब इसमें क्वेश्चन आते हैं तो हम लिखें क्या। और मैंने देखा भी है एग्जामिनेशन के दौरान कि लोग इसमें बहुत जनरल सी चीज़ें लिखते हैं, राइट। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ डिज़ार्मामेंट, व्हाट इज़ आर्म कंट्रोल। और डिज़ार्मामेंट के मैं मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस करूंगी, जैसे कि अभी तक डिज़ार्मामेंट्स एंड आर्म कंट्रोल के लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, क्या मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश की गई हैं, कौन कौन सी ट्रिटी हुई हैं, वो सारी ट्रिटीज़ को मैं डिस्कस करूँगी, जैसे CTBT, NPT, ये सारी चीज़ें। और ये भी मैं डिस्कस करूँगी कि डिज़ार्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल की नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है, हम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं डिज़ार्मामेंट को एंड आर्म कंट्रोल्स को। और जब हम इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं इनको कंट्रोल करने के, बट स्टिल हम डिज़ार्मामेंट और आर्म कंट्रोल को सक्सेसफुली कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी हो रही है और नहीं कर पाए हैं सक्सेसफुली कंट्रोल इसे। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं हिंड्रेंसेस। तो क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही हैं कि हम डिज़ार्मामेंट और आर्म कंट्रोल को सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन मल्टीपल डायमेंशन में मैं आज डिस्कस करूँगी। तो लेक्चर को एंड तक देखना बहुत मीनिंगफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना टू सपोर्ट मी गाइस। मीनिंग्स ऑफ डिसआर्मामेंट। तो मीनिंग में सबसे पहले डिसआर्मामेंट को शब्दों में ब्रेक करो। डिस और आर्म, तो ये इसका मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग वेपन्स हैं, जो ऑलरेडी हमने वेपन्स बना रखे हैं, राइट। मिलिट्री वेपन्स हो गए, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रखी है हमने, उन पे रिडक्शन करना या उनका एलिमिनेशन करना, उनको ख़त्म करना। रिडक्शन का मतलब होता है उनको कम कर देना, जैसे मान लो 50% हमने रिड्यूस कर दिए। एलिमिनेशन का मतलब है उन्हें ख़त्म ही कर देना, सारे आर्मामेंट्स को। सो रिडक्शन की भी बात होती है डिसआर्मामेंट में, एलिमिनेशन की भी बात होती है, दोनों तरीके से बात होती है, राइट। तो इसे आप क्या कह सकते हो, जनरल सेंस में डिसआर्मामेंट का मीनिंग क्या होता है कि आइडिया ऑफ लिमिटेशन, कंट्रोल, रिडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ द आर्मामेंट्स, मतलब जो भी वेपन्स हैं रिलेटेड टू जो मिलिट्री है, आर्म्स है, उससे जो वॉर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये यहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए मॉर्गेनथाउ की डेफिनेशन को इंक्लूड करना, कि मॉर्गेनथाउ ने जो डिसआर्मामेंट है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है। तो मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि डिसआर्मामेंट क्या है, रिडक्शन या एलिमिनेशन है कुछ तरीके के वेपन्स का या सभी तरीके का वेपन्स का। वो तो उस ट्रिटी में, वो जो निगोसिएशंस होते हैं उसमें डिसाइड किया जाएगा कि हमें सभी वेपन्स को एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना है, या कुछ पर्टिकुलर वेपन्स जो ज़्यादा हार्मफुल हैं, राइट, जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर हैं, उनको हमें रिड्यूस करना है, राइट। पर्पस क्या है कि ये जो आर्मामेंट रेस चल रही है उसे ख़त्म करनी है। गेटिंग इट। तो इस तरीके से मॉर्गेनथाउ की डेफिनेशन को आप ऐड करोगे वैल्यू एडिशन के लिए। तो अब ये आर्मामेंट, या इसके पहले मैं आर्म कंट्रोल भी समझ लेती हूँ, फिर मैं बात करूँगी कि क्यों ये चीज़ें लाई गई। तो आर्मामेंट को अगर हम, डिसआर्मामेंट समझ आ गया कि रिडक्शन करना, जिसे रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना, जो एग्जिस्टिंग वेपन्स हैं जो ऑलरेडी बना दिए गए हैं। आर्म कंट्रोल का मतलब होता है कि हम फ्यूचर में जो वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं रिलेटेड टू दीज आर्मामेंट्स, तो हम उनको कंट्रोल करें कि भविष्य में जो आर्म वेपन्स है वो डेवलप ना किए जा सकें। तो इसे कहते हैं आर्म्स कंट्रोल। डिसआर्मामेंट कंसर्न है किससे, जो एग्जिस्टिंग वेपन्स है उन पे लागू होती है, जो प्रेजेंट में होल्ड कर रही है स्टेट्स जिस तरीके के वेपन्स, उनको कम करना है या ख़त्म करना है। आर्म कंट्रोल लागू होता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे या फ्यूचर आर्मामेंट, कि भविष्य में हम फर्दर वेपन्स ना बनाएं। ये हो गया आर्म कंट्रोल। इससे क्या होगा, हम आर्मामेंट में रेस कर पाएंगे कि भाई कंट्री ए ने मिसाइल बना ली तो कंट्री बी ने भी कहा नहीं भाई, हाँ सिक्योरिटी का मामला है, हम भी मिसाइल बनाएंगे,
तो ये जो रेस चल रही है ना मिसाइल बनाने की, जब दोनों में इक्वालिटी आएगी तो ए कहेगा नहीं भाई मैं एक और मिसाइल बनाऊंगा, तो बी कहेगा मैं भी एक और मिसाइल बनाऊंगा। तो इस तरीके की जो रेस लगी हुई है इसको कंट्रोल किया जा सके, इसे कहते हैं आर्म्स कंट्रोल। और डिसआर्मामेंट क्या हुआ कि दोनों के पास मान लो ये 2 मिसाइलें बना रखी हैं दोनों ने, तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई एक एक मिसाइल को आप इसको ख़त्म करो, रिड्यूस करो, ताकि एक एक मिसाइल रहे आपके पास। तो ये हो गया रिडक्शन। इलिमिनेशन का मतलब है कि हमने दोनों को ये कहा गया कि दोनों अपनी अपनी मिसाइल्स को ख़त्म करो, समाप्त करो। तो ये हो गया डिसआर्मामेंट। तो आर्म कंट्रोल्स एंड डिसआर्मामेंट में डिफरेंस समझ में आया आपको? अब भाई ये क्यों ज़रूरी है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने देखा था, जो हिरोशिमा एंड नागासाकी का केस हुआ था, उसके बाद लोगों को इन्हें विटनेस किया कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो सकता है इन ये जो आर्म्स जो वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं, चाहे वो एटम बम हो चाहे न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो इस तरीके से जो हमारी ह्यूमन रेस है उसके लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है। अगर कंट्रीज़ ने इस आर्म रेस को जारी रखा तो क्या हो सकता है कि लोग ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल कर लें कि हम पूरी ह्यूमन रेस को ही एलिमिनेट कर देंगे इस अर्थ से, राइट। तो ज़रूरी है कि हम ह्यूमन रेस की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्ट रखें ह्यूमन सिविलाइजेशन को। हमें डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल्स को सपोर्ट करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा, ये बहुत ज़रूरी हो गया था, राइट। तो अब डिसआर्मामेंट के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे टाइप्स हैं, वो देखते हैं। एक होता है जनरल डिसआर्मामेंट, एक होता है लोकल डिसआर्मामेंट। अब ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको ये टर्म्स अगर पढ़ने में मिलते हैं किताबों में तो आपको समझ होनी चाहिए इनकी। तो जनरल डिसआर्मामेंट जनरली क्या होता है, इसमें ग्रेट पावर्स पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो वॉशिंगटन ट्रीटी ऑफ 1922, राइट, जिसमें क्या हुआ था, ग्रेट पावर्स ने साइन किए थे क्या करने के लिए, जो नेवल आर्मामेंट्स हैं जो नेवी से रिलेटेड होते हैं उसको रिड्यूस करेंगे, लिमिट करेंगे। मेजर पावर ने साइन किया था, तो ये जनरल एग्रीमेंट हो गया। अब जो लोकल डिसआर्मामेंट होता है बेसिकली ना, ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ नेशन स्टेट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। लोकल का मतलब हो गया कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज़, एशियन कॉन्टिनेंट के मेंबर्स हो गए, या मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका, राइट। नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने आपस में, जो नेशन स्टेट है उन्होंने आपस में ट्रिटी बनाई कि हम अपने जो वेपन्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे, डिसआर्म करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है रुशबैगट एग्रीमेंट ऑफ 1817, जो किसके बीच में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा के बीच में, डिसआर्मामेंट को लेकर। तो ये हो गया लोकल डिसआर्मामेंट, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में लिमिटेड हो गया, राइट। वो अपना रीजनल जो आता है ना, क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में। और जनरल का मतलब होता है जनरल हो रहा है, कई सारी ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हैं, वो कई सारे मल्टीपल कॉन्टिनेंट से हो सकती हैं। तो ये हो गया। एक होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट। क्वांटिटेटिव डिसआर्मामेंट का मतलब है कि ओवरऑल हमें रिडक्शन करना है आर्म्स में, जो ज़्यादातर सभी टाइप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्वालिटेटिव में मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेपन्स को हमको डिसआर्मामेंट करना है, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेपन्स को हमें रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है, सर्टेन टाइप्स के। अब जैसे मान लीजिए एटॉमिक एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल एटम बॉम्ब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्मामेंट है, इसको रिड्यूस करना है, तो ये क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट हो गया। या फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स, या फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स। तो जब कोई सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ आर्मामेंट को रिड्यूस करने, एलिमिनेट करने की बात होती है तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट। क्वांटिटेटिव डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि उसमें वो जनरल डिसआर्मामेंट होता है जिसमें लगभग सभी तरीके के आर्मामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 की, तो वो क्वांटिटेटिव डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करती है। इसके बाद टोटल डिसआर्मामेंट एक टर्म यूज़ होता है। तो टोटल डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द आर्मामेंट्स। जैसे कि कंट्री ए और कंट्री बी, उनके पास 2-2 मिसाइल्स थी, वो दोनों मिसाइल्स को उनको ख़त्म करना है, समाप्त करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये है टोटल डिसआर्मामेंट, कि भाई कोई भी कंट्री किसी भी तरीके का वेपन नहीं रखेगी,
कोई भी आर्मामेंट नहीं रखेगी। तो ये हो गया कंप्लीट एलिमिनेशन, राइट। सो नो वेपन्स ऑफ एनी काइंड, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। तो ये कुछ टाइप्स थे जो आप डिसआर्मामेंट में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट डायमेंशन है कि नीड्स क्या है, भाई हमें डिसआर्मामेंट की ज़रूरत क्यों है। तो जब भी आप इस तरीके के डायमेंशन को डिस्कस कर रहे होगे ना, तो इसमें मल्टीपल डायमेंशंस अप्लाई करने की कोशिश करना कि भाई इकोनॉमिक डायमेंशन से भी ज़रूरी है, पॉलिटिकल डायमेंशन से भी ज़रूरी है, सोशल डायमेंशन से भी ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पे भी ज़रूरी है। तो इसे हम लोग आंसर राइटिंग में कहते हैं मल्टीपल डायमेंशन को इंक्लूड करना, राइट। ऐसा नहीं है कि बस हमने 2-4 पॉइंट लिख दिए कि हाँ भाई ह्यूमन रेस को ये करता है, ये नहीं, आपको कैटेगराइज करना है मल्टीपल डायमेंशन। इससे क्या होता है, आप हॉलिस्टिकली कवर कर लेते हो और आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव बनता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो नीड्स ऑफ द डिसआर्मामेंट अगर हम देखें कि हमें क्यों ज़रूरत है, तो सबसे पहला ग्राउंड आता है पीस एंड सिक्योरिटी के पर्पज़ से। तो अगर आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना है, अचीव करना है, सोसाइटी में ह्यूमन रेस को प्रिजर्व करके रखना है, तो ज़रूरी है कि हम डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करें, आर्म कंट्रोल को सपोर्ट करें, राइट। क्योंकि अगर ये आर्म रेस रहेगी और जो आर्मामेंट का डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा, तो पीस नहीं रहेगी ना सोसाइटी में, एक फियर अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान का कभी कभी जब होता है, कितना अनसर्टेन, जब बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही होते हैं, अनसर्टेनिटी का माहौल होता है। अभी फॉर एग्जांपल रसिया और यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो रसिया और यूक्रेन क्राइसिस। एक अनसर्टेनिटी, एक मतलब एक ऐसा माहौल बना हुआ है डर का। आप वहाँ के लोगों से पूछिए कैसे मतलब लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे होंगे। इवन कितने सारे इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें अपने कोर्स या एकेडमिक जो कोर्स वो परस्यू कर रहे थे वहाँ पर, उसे छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा था, और किस कंडीशन में उन्हें वहाँ से लाया गया, राइट। तो एक फियर वाली कंडीशन बनी रहती है। तो ये इसको मेंशन करना, ये रसिया यूक्रेन क्राइसिस का। देन न्यूक्लियर थ्रेट के पर्सपेक्टिव से, अब न्यूक्लियर थ्रेट, अगर ये डिसआर्मामेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें न्यूक्लियर थ्रेट को अबॉलिश करना है। अब जब न्यूक्लियर थ्रेट रहेगा तो हमेशा जो नेशन स्टेट हैं वो अनसर्टेनिटी में रहेंगे। इंडिया को लगेगा पाकिस्तान कब ना यूज़ कर ले, या पाकिस्तान को लगेगा इंडिया यूज़ कर लेगा, या फॉर एग्जांपल रसिया एंड अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वार के टाइम पे सिचुएशन थी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्राउंड। इकोनॉमिक ग्राउंड पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट या पब्लिक या प्राइवेट एक्सपेंडिचर का जो एवेन्यू है, जो रिसोर्सेज हम खर्चा कर रहे हैं ना इन आर्मामेंट को डेवलप करने पे, या आर्म जो है इसकी टेक्नोलॉजी पे जो खर्चा कर रहे हैं, इस एक्सपेंडिचर को कहीं और डाइवर्ट किया जा सकता है, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट कर सकते हैं, राइट। हम इसको पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर में खर्चा कर सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्राउंड पे भी बहुत ज़रूरी है डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करना, ये ज़रूरत है डिसआर्मामेंट की। सोशल ग्राउंड पे ज़रूरत है हमें डिसआर्मामेंट की। कैसे? क्योंकि ह्यूमंस हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी इतनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट हैं, जैसे पॉवर्टी, हंगर, डिजीज़, इलिटरेसी, या अफोर्डेबल हाउसिंग्स, राइट, लिविंग स्टैंडर्ड पीपल्स का। तो हमें इन सारे रिसोर्सेज को इकोनॉमिक ग्रो के, हम इन जो रिसोर्सेज हैं जो आर्मामेंट में खर्चा कर रहे हैं, आर्म्स को डेवलप करने में, रिसर्च करने में खर्चा कर रहे हैं, हम उनको क्यों ना इन सारी उसमें लगाएं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भाई हम पॉवर्टी पे वो पैसे खर्चा करें ताकि हम पॉवर्टी को अबॉलिश कर सकें, राइट, लोगों को भोजन प्रोवाइड कर सकें, हाउसिंग प्रोवाइड कर सकें, हेल्थ इनिशिएटिव्स ले सकें। तो मेन है कि हम उस फंड का, उन रिसोर्सेज को डाइवर्जन कर सकें उन एरियाज़ में जो हमारे फंडामेंटल नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। गेटिंग इट? तो सोशल आर्गूमेंट्स कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स भी कुछ लोग देते हैं कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी ज़रूरी है डिसआर्मामेंट, क्योंकि अगर आर्म रेस रहेगी और लोगों के पास या जो नेशन स्टेट है उनके पास वेपन्स रहेंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो सस्पिशंस बना रहेगा, म्यूचुअल जो ट्रस्ट है वो कभी नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा। भाई लोगों को फियर रहेगा ना, टेरर रहेगा कि भाई यूएसए को लगेगा
कि कब ना रसिया उसके अगेंस्ट में वेपन इस्तेमाल कर ले, या रसिया को लगेगा यूएसए उसके अगेंस्ट में वेपन इस्तेमाल कर ले। तो एक इंटरनेशनल सस्पिशियस का माहौल रहता है, फियर का माहौल रहता है। तो हमें ज़रूरी है कि इस डिज़ार्मामेंट को और आर्म कंट्रोल को सपोर्ट किया जाए, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे हम थोड़ी पीस इस्टेब्लिश कर सकें, हार्मनी इस्टेब्लिश कर सकें, राइट, म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स। अब ये जो लोगों के बीच में अनसर्टेनिटी, फियर और एंजाइटी जो रहती है ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, तो आप सोचिए कि वहाँ के लोग किस तरीके के माहौल पे रह रहे होंगे। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा उन लोगों पर पड़ रहा है और ये उनके लिए हार्मफुल है, या जो वहाँ के बच्चे हैं उन पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा होगा, क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे होंगे। तो ये अनसर्टेनिटी, फियर और एंजाइटी ह्यूमन डेवलपमेंट को रोकती है या ह्यूमन पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पर भी ज़रूरी है कि डिज़ार्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल को सपोर्ट किया जाए। तो दीज आर दी वेरियस ग्राउंड्स, आप इन्हें मेंशन कर सकते हो। एंड आई होप सो कि ये क्लियर हो गया है आपको कि क्यों ज़रूरी है। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू फोकस इन ऑन दिस थिंग कि आपको मल्टीपल डायमेंशन इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट है एफर्ट्स फॉर द डिज़ार्मामेंट, मतलब डिज़ार्मामेंट और आर्म कंट्रोल को लेकर क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो यूएन चार्टर को हम डिस्कस करेंगे, इसको ज़रूर मेंशन करना, इसके आर्टिकल्स को वैल्यू एडिशन के लिए। जैसे कि जो यूएन चार्टर है जिसमें हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, इस चार्टर के कई सारे आर्टिकल्स हैं जो आर्मामेंट्स की रेगुलेशन की बात को सपोर्ट करते हैं, राइट। जैसे आर्टिकल 11C ऑफ द यूएन चार्टर, ये बात करता है कि जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, राइट, ये रिकमेंडेशन बनाएगी मेंबर्स स्टेट को जो डिज़ार्मामेंट एंड आर्मामेंट को रेगुलेट करने से संबंधित होंगे, जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली टाइम टू टाइम ऐसी रिकमेंडेशन देती रहती है, रिपोर्ट्स निकालती रहती है कि हमें क्या किया जाना चाहिए अगर हमें डिज़ार्मामेंट और आर्म कंट्रोल को अचीव करना है। तो आर्टिकल 26 बात करता है कि हमें ये कोशिश की जानी चाहिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए कि जो आर्मामेंट्स है यहाँ पर लीस्ट डाइवर्जन हो आर्मामेंट्स का, ह्यूमन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, राइट। वो इसी तरीके से, ताकि अगर हम इधर आर्मामेंट्स के लिए फ़ंड कम डाइवर्ट करेंगे तो वो फंड का इस्तेमाल हम दूसरी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, दूसरे एवेन्यूज़ ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जैसे सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने में या इकोनॉमिक बूस्ट करने में। तो इन सारे एवेन्यूज़ में हम उस एक्सपेंडिचर को लगा सकते हैं। आर्टिकल 47 बात करता है कि एक मिलिट्री स्टाफ कमेटी होनी चाहिए जो हमें एडवाइस देगी और असिस्ट करेगी, किसको, सिक्योरिटी काउंसिल को, किससे रिलेटेड, किससे संबंधित मैटर्स पे, जो आर्मामेंट्स है और जो आर्म कंट्रोल से या डिज़ार्मामेंट है, इस मुद्दे से संबंधित सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइस देगी। तो आर्टिकल 47 एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये तीनों आर्टिकल्स आप मेंशन करना, तीनों आर्टिकल मिलाकर यूएन चार्टर के जो तीनों आर्टिकल हैं वो इनको अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तो हमारा इवन जो यूनाइटेड नेशन का यूएन चार्टर है ये खुद ही सपोर्ट करता है कि हाँ, हमें डिज़ार्मामेंट और आर्म कंट्रोल्स के लिए एफर्ट्स लेने चाहिए। इसके बाद से इस तरीके के इन जो ये है जो हमने ऊपर पढ़ा, ये सारे तीनों आर्टिकल्स, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। क्या स्टेप्स हैं? पहला है एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया 1945 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया। इसमें कंट्रोल किया जाना था एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी थी, कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ पीसफुल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, जैसे एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि हमें इसका वेपन्स के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके के जो टेक्नोलॉजी होता है उसका दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एक होता है सिविलियन यूज़ जो पीसफुल जैसे एनर्जी जनरेशन के लिए किया जाता है, दूसरा होता है मिलिट्री यूज़। मिलिट्री यूज़ में हम इस टेक्नोलॉजी का वेपन्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं।
तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, जिसका पर्पस क्या था कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल सिविल पर्पस के लिए किया जाए, एनर्जी के लिए, ना कि मिलिट्री पर्पस के लिए। तो प्रोहिबिशन लगाया गया एटॉमिक वेपन्स को डेवलप करने पे जो मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे। फिर कमीशन ऑन कन्वेंशनल आर्मामेंट्स बनाया गया। ये कमीशन को वही उसी हमारे आर्मामेंट्स एंड आर्म कंट्रोल को कैसे रिड्यूस किया जाए उससे संबंधित प्रपोजल्स बनाने थे, सजेशंस देने थे। फिर एक डिसआर्मामेंट कमीशन बनाया गया। इन दोनों कमीशन को मिलाकर एक डिसआर्मामेंट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, जिसको एक ट्रिटी ड्राफ्ट करनी थी, ऐसी ट्रिटी बनानी थी जिससे कि हम कन्वेंशनल और एटॉमिक आर्मामेंट हैं जो उनको रेगुलेट कर पाएँ। नेक्स्ट है कि फिर एक ट्रिटी बनाई जाती है जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रिटी, 1963 में एक ट्रिटी लाई गई। इस ट्रिटी का क्या पर्पस था कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हम कर रहे हैं, अब न्यूक्लियर टेस्टिंग आपको पता है कि कई जगह पे होती है, जैसे एटमॉस्फेयर में या अंडर वाटर हम लोग इसका करते हैं या स्पेस में करते हैं, राइट। तो इसने क्या किया, जो ये पार्शियल टेस्ट बैन ट्रिटी है, पार्शियल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, उसका इन 3 जगह पर बैन किया गया कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है वो नेशन स्टेट स्पेस में नहीं कर सकते, अंडर वाटर नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कहाँ कर सकते हैं, अंडरग्राउंड में। पोखरण मूवी देखी है आप में से? अगर नहीं देखी हो तो उसको जाकर देखना, तो ये थोड़ा सा और समझ में आएगा। पोखरण मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडिया में जब हम न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे थे तो कैसे हम डेजर्ट में जाकर अंडरग्राउंड उसका एक्सप्लोजन करते हैं, अंडरग्राउंड उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रिटी के थ्रू एटमॉस्फेयर, अंडर वाटर एंड स्पेस में टेस्टिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग बैन कर दी जाती है, बट अंडरग्राउंड तब भी कंटिन्यू रहती है, राइट। तो ये भी पर्पस को कुछ ज़्यादा सर्व नहीं कर पाती है, क्योंकि भाई आप ये तो इन्वामेंटल पर्पस सर्व कर रहे हो ना, कि अगर इन 3 जगह पे बैन हो गया तो हम इन्वामेंट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। फिर एक नेक्स्ट ट्रिटी आती है एनपीटी, मोस्ट पॉपुलर, 1968 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। मतलब हमें जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका फर्दर स्प्रेड को रोकना है, प्रोलिफरेशन होने से रोकना है। मतलब कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन्स है, फर्दर और नेशन स्टेट इसको अचीव ना कर पाएँ। गेटिंग इट? तो इसको बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फर्दर स्प्रेड करने से रोकना था। ये इसका मेन पर्पस था एनपीटी का। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको डिस्क्रिमिनेटिव ट्रिटी कह के इस पर साइन नहीं किया, जैसे इंडिया ने नहीं साइन किया, इजराइल ने नहीं साइन किया, पाकिस्तान ने नहीं साइन किया। जब एनपीटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इसमें हम देखेंगे कि इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया थे, इंडिया के क्या आर्गूमेंट्स थे इसके लिए। फिर बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन एक लाया गया 1972 में, जिसमें बात की गई कि जो ये बायोलॉजिकल तरीके से वेपन्स डेवलप किए जाते हैं जिसमें टॉक्सिक जो एलिमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको प्रोहिबिट किया जाए। देन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रिटी 1972, तो इसमें क्या बात किया गया कि जो कंट्रीज़ हैं ना वो अपने डिफेंसिव सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे। द रीज़न इज़ दिस कि इससे क्या होगा कि कोई भी जो पावर्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनको इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, दोनों के पास अपना डिफेंसिव सिस्टम है, तो दोनों अपने डिफेंसिव सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, क्योंकि अगर ए ने इस पर अटैक किया, न्यूक्लियर वेपन्स इसके खिलाफ इस्तेमाल किए, तो भाई बी भी इसके खिलाफ कर सकता है ना। ये सोच के ए नहीं करेगा, क्योंकि डिफेंसिव सिस्टम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, राइट। तो अगर एक सोचेगा अगर मैं करूँगा तो पलट कर वो भी तो मुझ पर अटैक करेगा, तो मेरे लिए भी खतरा है, तो ए करेगा ही क्यों ऐसा काम। गेटिंग इट? तो ये इसलिए ये ट्रिटी थी। देन साल्ट 1 एंड साल्ट 2 आप देखेंगे बहुत पॉपुलर रही है ये ट्रिटी। तो ये यूएसएसआर और यूएसए के बीच हुआ था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक आर्म्स हैं उनको लिमिट किया जाए, रिड्यूस किया जाए। फिर एक हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस 1975 हुआ था। ये ज़्यादातर वही कोल्ड वॉर के दौरान जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड था,
कि किस तरीके से हमें ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल लॉ एंड पीसफुल जो ऑप्शंस हैं उनको सपोर्ट करना है, राइट। फिर इसी तरीके से START 1 START 2 ट्रीटी हैं जो रसिया और USA के बीच में होती हैं, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है रिगार्डिंग टू डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल। देन CTBT 1966 जिसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग को जो प्रिवेंट किया गया न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को, राइट। ओवरऑल इसका एम ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आर्म रेस चल रही है उसको रोका जा सके। भाई जब टेस्टिंग को बैन कर दिया जाएगा तो जो फर्दर कंट्रीज़ हैं वो टेस्ट नहीं कर पाएंगी, तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगी, राइट। तो आर्म रेस वहीं पर कंट्रोल होगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो लिए गए थे जिससे कि हम डिसआर्मामेंट और आर्म कंट्रोल्स को अचीव कर सकें, राइट। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आप देखोगे कि अभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं डिसआर्मामेंट और आर्म कंट्रोल्स को कम्प्लीटली कंट्रोल करने में। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो मेजर हिंड्रेंसेस यहाँ पर गाइस ये हैं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी। सो डिसआर्मामेंट हमारा इंटरलिंक्ड है प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी से। तो जब तक प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी एग्जिस्ट करेगा तब तक हम डिसआर्मामेंट और आर्म कंट्रोल को अचीव नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी क्या है? नेशन स्टेट जो हैं उनको आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट ना होने की वजह से एक दूसरे पर क्या करते हैं, सस्पिशियस रहते हैं कि भाई, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का हम एग्जांपल ले सकते हैं, सस्पिशियस रहते हैं, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। चाइना और इंडिया को देख लो, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। इवन USSR और अमेरिका के रिलेशन को देख लो, तो इनमें ट्रस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल। तो हर एक नेशन अपनी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए कंसर्न है। और इस तरीके से जब तक ये कंसर्न रहेगा तब तक लोग अपने आर्म्स जो 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 मिलिट्री है, जो आर्म्स हैं, जो आर्मामेंट्स हैं, उसको रिड्यूस करने में या एलिमिनेट करने में हेजिटेट करेंगे, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें इस चीज़ को डेवलप करना होगा। नेक्स्ट है कि एक्चुअली में देखा जाए तो देयर इज़ अ लैक ऑफ विलिंगनेस। चलो प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी है, समझ में आता है ये कंसर्न, बट एक्चुअली क्या है, जो हमारे लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वेरियस कंट्रीज़ के, उनमें विलिंगनेस ही नहीं है, उनमें डिज़ायर ही नहीं है, रियल डिज़ायर नहीं है। कहने को तो सभी कहते हैं कि हम डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करते हैं, आर्म कंट्रोल को सपोर्ट करते हैं, भाई हाँ होना चाहिए ऐसा चीज़ें, लेकिन रियल डिज़ायर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वही सिक्योरिटी का आ जाता है कि भाई हम सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है अपने। तो देयर इज़ अ लैक ऑफ द रियल डिज़ायर फॉर द डिसआर्मामेंट, और जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है ये अनस्टेबल है। सी, अब कुछ कंट्रीज़ के ज़्यादा पावरफुल हैं, कुछ कंट्रीज़ उतने पावरफुल नहीं हैं, तो देयर इज़ जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इक्वल तो नहीं है ना, स्टेबल तो है नहीं, अनस्टेबल है। तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि जो कंट्रीज़ हैं वो इस फैक्टर्स की वजह से जो आर्मामेंट है उसको रियल मैनर पे सपोर्ट नहीं करते हैं, डिसआर्मामेंट को। देन पावर इक्वालिटी का बात आता है, तो आइडियल सिचुएशन कब होगी, जब किसी के पास भी वेपन्स ना हो, बट लोगों को तो ट्रस्ट ही नहीं है एक दूसरे पर, नहीं कि नहीं अब लोग सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक, मान लीजिए USA है और ये USSR है जो रसिया है हमारा, राइट। तो दोनों को ट्रस्ट ही नहीं है कि भाई US मान लो कह भी दे कि मैंने सारे वेपन्स अपने एलिमिनेट कर दिए हैं, तो कैसे इसे ट्रस्ट होगा? या रसिया कह दे कि मैंने सारे वेपन्स एलिमिनेट कर दिए हैं, तो इसे कैसे ट्रस्ट होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पावर इक्वालिटी एक आइडियल सिचुएशन है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, और जो शायद कभी अचीव कर पाने में, मतलब जो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग कम है कि हम पावर इक्वालिटी को अचीव कर पाएंगे। और जब तक पावर इनइक्वालिटी रहेगी तो लोग अपनी सिक्योरिटी के कंसर्न को प्रायोरिटी देकर इस तरीके के आर्मामेंट्स, मिलिट्री डेवलपमेंट करते रहेंगे, राइट। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस आते हैं डिसआर्मामेंट और आर्म कंट्रोल को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में। तो इनको मेंशन करना, एक्सप्लेन करना, राइट। सो यही था आज के डिस्कशन में, जिसमें हमने देखा कि डिसआर्मामेंट क्या है, आर्म कंट्रोल क्या है, और डिसआर्मामेंट के वेरियस टाइप्स क्या हैं, और डिसआर्मामेंट की ज़रूरत हमें क्यों है, इसके वेरियस आर्गुमेंट्स हमने देखे।
डिसआर्मामेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक, और वो स्टेप सक्सेसफुल क्यों नहीं रहे, हम क्यों फेल रहे हैं डिसआर्मामेंट और आर्म कंट्रोल को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में, उसके चैलेंजेस भी हमने देखे। राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, और आई होप कि आज का डिस्कशन आपने एंजॉय किया होगा और ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए इन सारी ट्रिटीज़ में, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इन सभी ट्रिटी जो स्टेप्स ले गए हैं जैसे NPT CTBT, इन पर डिटेल वीडियो बनाया जाए। राइट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।